जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग टर्म में इसमें हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया था और बिजनेस के बारे में बताया था। आपको समझना है प्रोप्राइटर, स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच है प्रोप्राइटर का स्पेलिंग। देखिए, प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी। इसमें लिखा भी है, जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है, वह बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक। और कौन सा मालिक? तो जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो बिजनेस को मतलब चला रहा है, वही तो बिजनेस का मालिक है। जो बिजनेस में होने वाले लाभ और हानि का क्या होता है? जिम्मेदार होता है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो बिजनेस में प्रोप्राइटर उसी को बोला जाता है जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, यानी कि पूंजी लगाता है, और हानि और लाभ का भी जिम्मेदार वही होता है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। अगला दिया है अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है, और ईयर का भी हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे बताया जा रहा है जो अकाउंटिंग की जो पीरियड होती है, ये रेगुलर पीरियड समय अवधि के लिए कह रहा है कि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है, और ईयर का भी हो सकता है। अगर एक सिंगल मंथ की भी बात करें तो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में ना, तो अप्रैल हो जाएगा। सिंगल मंथ का मतलब अप्रैल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर क्वार्टर के बारे में बात करें तो क्वार्टर का मतलब तिमाही। एक साल में कै गो जो है क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 गो क्वार्टर होते हैं ना। कौन कौन सा? तो देखिए, अगर हम जो है क्वार्टर के बारे में समझें तो देखिए, क्वार्टर के बारे में हम समझा सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम यहाँ एमएस वर्ड ओपन कर देते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में हम समझ लेते हैं क्वार्टर के बारे में। एक साल में टोटल क्वार्टर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊं। देखिए, यहाँ से हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं समझाने के लिए। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये जो शेप आपको दिख रहा है, एक शेप को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो देखिए, अगर हम क्वार्टर के बारे में बात करें तो क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर में टोटल कितने? 4। ये सॉरी, ये क्वार्टर में 3 महीने होते हैं ना। और 3 महीने मतलब अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो 6 महीना, और 4 क्वार्टर की बात करें तो 12 महीना। यानी कि इस तरीके से एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ से अप्रैल, मई, और यहाँ पे जून हो जाएगा। ये पहला क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा। इसके बाद से जुलाई, अगस्त, इसके बाद से सितंबर, इसके बाद से यहाँ पे अक्टूबर हो जाएगा, इसके बाद से नवंबर हो जाएगा, इसके बाद से दिसंबर हो जाएगा, इसके बाद से जनवरी, इसके बाद से फरवरी, इसके बाद से मार्च। ये 4 क्वार्टर मैंने बनाया है। और चारों क्वार्टर में अलग अलग 3-3 महीना। इसमें भी 3 महीना है, इसमें भी 3 महीना है, इसमें भी 3 महीना, और इसमें भी 3 महीना। इसको पहला क्वार्टर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। इसको दूसरा क्वार्टर बोल सकते हैं, इसको तीसरा क्वार्टर बोल सकते हैं, और इसको चौथा क्वार्टर बोल सकते हैं। तो वही बातें इसमें बता रहा कि जैसे जो हमारा अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है स्ट्रक्चर में आपको, सबसे पहले देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट, सॉरी अकाउंटिंग जो पीरियड होता है, ये रेगुलर पीरियड समय अवधि के लिए जिसके हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ, अगर एक मंथ का बात करें तो ओनली अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। हो सके कि अप्रैल का भी हो सकता है, या एक सिंगल मंथ का ही बात करें तो हो सके कि मार्च का भी हो सकता है। बैठ जाओ, हो सके तो मार्च का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चूंकि एक सिंगल मंथ का भी हो सकता है। अगला दिया है कि क्वार्टर का भी हो सकता है, मतलब 3 महीने का एक बार भी अकाउंटिंग पीरियड हम बना सकते हैं। 3 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है।
या हमारे पूरे ईयर मतलब चारों क्वार्टर का मिला करके हम एक साल का भी क्वार्टर एक साल का भी बना सकते हैं। तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने बिजनेस का स्टेटमेंट किस पे निकालना चाहते हैं, सिंगल मंथ पे निकालना चाहते हैं कि 3 महीने पे एक बार निकालना चाहते हैं कि एक साल का आप एक बार में निकालना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस आपके पास नहीं है, तो अकाउंटिंग पीरियड में यहाँ पे बताया गया है कि एक रेगुलर पीरियड समय अवधि के लिए जिसका लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ, क्वार्टर या ईयर का भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट किए, उस बिजनेस में आपने बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाया और बिजनेस आपका आगे बढ़ रहा है, तो आपके बिजनेस में अभी पूंजी कम है और एक बार आप जो है मतलब ईयरली अगर आप निकालते हैं, साल में एक बार आप निकालते हैं, अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं और एक बार अगर आप निकालेंगे एक साल में एक बार, आप देखेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बहुत सारा दिक्कतें आपको आएंगी, मतलब बिजनेस पे बहुत सारा इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पूंजी तो आपके पास था नहीं, लेकिन उसका रिस्पांस देखने के लिए आप साल का इंतजार करते रहे और जब साल में आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ तब आप रेशियो निकालें कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इससे आपको क्या दिक्कत होती है कि जैसे आपको एक साल भी निकाल सकते हैं और चाहेंगे तो 3 महीने का एक बार भी निकाल सकते हैं और चाहेंगे तो 1 महीने का भी निकाल सकते हैं। 6 महीने पे कोई नहीं होता है। 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है और एक साल का भी हो सकता है। यही हमारी अकाउंटिंग पीरियड होती है जिसके लिए हम फाइनेंशियल अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे गया हुआ। अगला क्या दिया है, चार्ट ऑफ अकाउंट। कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। जैसे मान के चले कि मैंने एक बिजनेस कर लिया, उस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। तो मान के चलिए 4 जो है बिजनेसमैन मिल गए जो कस्या के रहने वाले हैं, 4 जो है मिल गए जो कस्या जो है पटना के रहने वाले हैं, 4 ऐसे बिजनेस मिल गए जो हाटा के रहने वाले हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर जो पटरोना का आएगा तो उसका एंट्री हम कस्या में करेंगे, पटरोने वाले में उसकी एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैंने एक ग्रुप बना रखा है कि पटरोना वाले जितने हैं, तो पटरोना अगर व्यापार हम करते हैं तो पटरोना को अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो उसका एंट्री पटरोना के ग्रुप में करेंगे। तो सबका हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप उसका बना सकते हैं। अगर पटरोना का बिजनेसमैन है तो पटरोना का अलग ग्रुप हो जाएगा, कस्या का है तो कस्या का अलग ग्रुप हो जाएगा, हाटा का है तो हाटा का अलग ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से सबका अलग अलग ग्रुप बना करके तब हम उसकी एंट्री करते हैं। और यहां पे लिखा है उसके बाद से कह रहा है कि इंटिटी। अब इंटिटी क्या होता है? तो कह रहा है कि इंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका एक लीगल और सेपरेट एक्सटीटेंट मतलब एक्सटीसेंस अस्तित्व मौजूद हो, जैसे कि राजेश ज्वेलर, वृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड आदि। इसमें इंटिटी की बात हो रही है। कह रहा है कि इंटिटी एक पर्सन भी हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसका एक लीगल और सेपरेट अस्तित्व मौजूद है। जैसे मान के चलिए अगर हमको पटना में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान पे अगर हमको जाना हो तो सबसे अच्छा हम ये देखते हैं कि क्वालिटी सबसे बेहतर किसका है, उसी के पास जाते हैं। क्यों? पटना में तो वैसे मिठाई की दुकान बहुत सारा है, लेकिन हम उसी के पास जाते हैं जहाँ पे बढ़िया मिठाई मिलता है। जैसे पूरे पटना में ये एज्यूम करके चलिए कि अशोक कैंटीन का दुकान बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो अशोक कैंटीन को हम क्या करते हैं, उसको लाइबिलिटी देते हैं। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अशोक कैंटीन का जो नाम है वो हमारा एंटिटी है। क्यों? क्योंकि सब कोई उसको जानता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, बेहतर है। ठीक है, तो नाम से भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए अगर किसी पर्सन के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर लोग हैं, लेकिन पर्सन किसी एक पर्सन का नाम आप ले लीजिए, कहते बहुत सारे अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उनको हम एक पर्सन बोल सकते हैं, उसको हम एक पर्सन बोल सकते हैं। थोड़ा कम बोलो थोड़ा कम बोलो, प्रदुमन काम करेगा। एडवांस मत बोलो, नहीं मत बोलो। और बच्चों की मुंह नहीं बोलने का, साइलेंट रहो थोड़ा क्लास में यार, काहे डिस्टर्ब करते हो क्लास को, मत डिस्टर्ब करो, बस शांत रहो बस। तो देखिए जैसे एंटिटी के किसी पर्सन का भी हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन आदि का भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्था होता है। जैसे पूरे पटना में अगर हम एज्यूम करें कि सबसे बेहतर पढ़ाई किस स्कूल में होती है या किस इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका।
तो हम संस्था के नाम के बारे में अगर हम पता करेंगे तो सिंपल सी बात है बिजनेस के ही अंतर्गत आएगा। तो अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे एजुकेशन संस्थान है जहां पे हम जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी इंस्टीट्यूट का खाता, जैसे मान के चलिए कि कोई इंस्टीट्यूट आ गया जिसका एजुकेशन बहुत बेहतर है, जो हम अपना ही इंस्टीट्यूट में ले लिया। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसके वहां प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो उसके नाम से हम जानते हैं। एंटिटी का मतलब सिंगल पर्सन के नाम से, जैसे कोई ये नहीं जानेगा कि जैसे मान के चलिए कि पटना में गोपाल स्वीट्स का नाम हम लें, या फिर मान के चलिए कि साइंस स्वीट्स का नाम लें, तो मालिक का नाम रखा जाएगा तो कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो दुकान अपना फेमस है, उस दुकान का नाम दिया गया है साइंस स्वीट्स। हाँ, साइंस स्वीट्स का कोई प्रोप्राइटर हो सकता है, कोई मालिक हो सकता है, लेकिन मालिक के माध्यम से कोई जानेगा? कोई नहीं जानेगा। ये जानेगा कि हाँ साइंस स्वीट्स जो पटना में है, वहां अच्छी क्वालिटी का मिठाई हमको मिलता है, तब हम जाकर के वहां से आसानी तरीके से परचेज। लेकिन अगर मालिक का नाम दे दिया जाए तब नहीं पता कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है, और बिजनेस का एक एंटिटी दिया गया है, उस एंटिटी का एक लीगल मतलब वो लीगल एंटिटी है, वो लीगल बिजनेस है, और लीगल बिजनेस का एक एंटिटी दिया गया है कि आप साइंस स्वीट्स के बारे में आप सर्च करेंगे, आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी का मिठाई आपको मिलेगी। तो अलग अलग एंटिटी मान करके हम बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगला क्या दिया है? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, और कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। और दो या दो से अधिक बिजनेस कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन ही ट्रांजेक्शन कहलाता है। एक खरीदने वाला होगा तो दूसरा बेचने वाला होगा, एक पाने वाला होगा तो दूसरा देने वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा दो व्यक्तियों के ही बीच में इन्वॉल्व होता है, मतलब इसका असर हमेशा सामने वाले के पास जाता है। मतलब एक हमारा बेचने वाला होगा तो दूसरा हमारा खरीदने वाला होगा। अगर कैश किसी को दे रहे हैं तो कोई देने वाला होगा तो कोई पाने वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक प्रकार के हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और ट्रांजेक्शन का मतलब ही होता है लेन देन। और कह रहा है कि जिसका इसकी इवेंट हो और जिसकी कुछ वैल्यू हो। अगर हम 10 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 10 रुपया पैसा देंगे, तो 10 रुपए के बराबर हमको सामान मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसकी कुछ वैल्यू हमको प्राप्त होती है। और लिखा हुआ है कि जैसे जिसकी कुछ वैल्यू प्राप्त हो, वैल्यू हो जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, मतलब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो जितने रुपए मैंने पैसे दिए उतने रुपए का हमको सामान मिल गया। अगला क्या दिया है? रिसिप्ट ऑफ मनी। ठीक है, मनी रिसिप्ट। रिसिप्ट ऑफ मनी का मतलब क्या? जो मनी हमने रिसीव किया तो उसकी जो एक रिसिप्ट हमको मिली, जो प्रति मिली। इसके बाद से दे रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अपने सप्लायर को जो हम पेमेंट करते हैं, तो हम देने वाले हो गए, हमारा क्रेडिटर्स पाने वाला हो गया। तो इसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। हमेशा इसमें दो व्यक्तियों का इन्वॉल्व होता है, इसमें दो एंटिटी इन्वॉल्व होती है। और कह रहा है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स आदि, और कोई भी ट्रांजेक्शन या तो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। मतलब कैश का मतलब नगद भी माल आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और उधार भी माल आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसलिए हम अकाउंटिंग में क्रेडिट को समझते हैं उधार के नाम से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट दिया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब उधार, अगर कोई लेन देन हो रहा हो उसको भी हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और जो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में इन्वॉल्व होता है। अगला क्या दिया है? एसेट्स। और एसेट्स के बारे में मैंने बताया था कल की क्लास में। एसेट्स का हिंदी मैंने क्या बताया था? संपत्ति होता है। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में क्या करती है? मदद करती है। वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। और एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिससे मनी के रूप में मेजर किया जा सके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। बिना एसेट्स का तो हमारा व्यापार भी संभव नहीं है। वही बातें इसमें कह रहा है कि व्यापार को चलाने में मदद कौन सा करता है? तो ये सभी एसेट्स हमारे जो अस्थायी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। और कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे इनकम का जो स्रोत होता है,
इनकम का जो हिस्सा होता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब तक हम अपने बिजनेस में एसेट्स नहीं लाएंगे तब तक इनकम कहां से होगी। तो वही बातें इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे यानी कि समूह होते हैं, रिसोर्स होते हैं, जिसे इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनी के रूप में प्राप्त करना। मतलब कह रहा है कि मनी के रूप में मेजर किया जा सके, जैसे कि भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। जैसे भवन को इंग्लिश में बोला जाता है बिल्डिंग, ठीक है। अगला दिया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स। ये सब हमारे बिजनेस के क्या है, एसेट्स हैं। और कह रहा है कि एसेट्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मतलब एसेट्स आपका फिक्स भी आता है और एसेट्स आपका करंट भी आता है, और दोनों हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे लिखा हुआ है, जैसे भवन है, कंप्यूटर है, तो भवन को रखा जाता है फिक्स एसेट्स के अंतर्गत, ठीक है ना। कंप्यूटर को रखा जाता है फिक्स एसेट्स के अंतर्गत, वही कैश हमारा चला जाता है करंट एसेट्स के अंतर्गत। लेकिन कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ पे दिया है फिक्स एसेट्स के बारे में। कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। हमारे बिजनेस में कोई ऐसा एसेट्स है जिसको हम अपनी व्यापार में, अपने बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे एसेट्स का नाम हम फिक्स एसेट्स देते हैं। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये सब हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। अगला दिया है करेंट एसेट्स। कह रहा है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे डेबिटर, कस्टमर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस आदि। और इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम नहीं आते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है इसका लगातार क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे डेबिटर्स, डेबिटर्स दिया है, स्टॉक दिया है। स्टॉक का मतलब जैसे मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में स्टॉक में मैंने जो है 4 कंप्यूटर ला करके रखा, तो हमारे बिजनेस में 4 कंप्यूटर, स्टॉक में 4 कंप्यूटर था, लेकिन 2 कंप्यूटर मैंने बेच दिया, तो शेष हमारे पास 2 ही स्टॉक बचेगा ना। तो स्टॉक हमारा घटता बढ़ता रहता है। हो सके कि कभी स्टॉक ज्यादा मात्रा में आ जाए, या हो सके कि स्टॉक मात्रा आपका एक ही पीस बच जाए, तो वो हमारा स्टॉक होता है। अगला दिया है क्या, बिल रिसीबल, जैसे बिल रिसीव है, कैश का भी बैलेंस एग्जिट नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। आज आपके पास 10 रुपया है तो हो सके कि कल 10,000 भी हो सकता है, क्योंकि कैश का बैलेंस एक नियंत्रित नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कैश को रखा जाता है करंट एसेट्स के अंतर्गत। उसी तरीके से बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में आपका है, तो मान के चलिए कि बैंक में आपका बैलेंस है, आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो बैलेंस आपका घट गया, किसी ने डिपॉजिट कर दिया तो बैलेंस आपका बढ़ गया। तो ये एक्चुअल बैलेंस इसका नहीं रहता, इसका बैलेंस हमारे हमेशा घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको करंट एसेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। और कह रहा है कि इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। करंट एसेट्स का दूसरा नाम फ्लोटिंग एसेट्स भी होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है लायबिलिटीज, जो मैंने आपको कल बताया भी था अकाउंट्स के अंतर्गत लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। वो तो आमतौर की भाषा में उधार हम बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य हिंदी जो होता है वो आपका क्या होता है, दायित्व होता है। कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाता है। कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेसमैन या व्यक्ति को देना हो, वह इस बिजनेस पर क्या कहता है, लायबिलिटी कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि मान के चलिए कि आपने किसी दुकान पे आपने गया और आपने 5,000 रुपये का सामान खरीद लिया, और उसमें से अगर आपका 3,000 रुपया बाकी लगा करके मात्र आप 2,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो 3,000 रुपया आपके ऊपर क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो पैसा आपको निकट भविष्य में पेमेंट करना ही करना है। वो पैसा आपके ऊपर क्या है, कर्ज है, उधार, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, या बैंक से लिया गया लोन अमाउंट आदि। क्रेडिटर का मतलब, क्रेडिटर को हम हिंदी में बोलते हैं सप्लायर। क्या होता है, सप्लायर। सप्लायर होता कौन है, तो हम अपनी बिजनेस के लिए जिससे सामान परचेज करते हैं, वही हमारे बिजनेस का सप्लायर कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर हमको लैपटॉप की दुकान करना हो, अपनी लैपटॉप का बिजनेस करना हो,
तो हम उसी लैपटॉप वाले के पास जाएंगे ना जो बहुत सारा होलसेल में रखा हुआ है, जो होलसेल में बेचता है। अब नॉर्मल जो 1-2 पीस बेचता है उसके पास हम नहीं जाएंगे। तो मान के चलिए कि हम उसके पास चले गए जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा पीस में वो सेल कर रहा है। तो उसी के पास हम अगर जा रहे हैं परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे भैया कि हमको 10 पीस की लैपटॉप की जरूरत है और हमको 10 पीस आप लैपटॉप दे दीजिए। तो वो रेट बताएगा कि एक लैपटॉप का मूल्य अगर वो 10, मतलब मान के चलिए कि अगर 10,000 बताता है, फिर भी अगर आप 10 लैपटॉप लेते हैं तो कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख में वो पूछेगा कि पैसा आप कितना देंगे। तो मान के चलिए कि आपने बोल दिया कि ऐसा भी हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 50,000 रुपया हम आपको दे दे रहे हैं और 50,000 रुपया हम आपको बाद में देंगे। तो उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, सप्लायर है, उसी से माल उधार खरीद रहे हैं और उसको बाद में पैसा देना है। 50,000 तो मैंने दे दिया, लेकिन 50,000 उसका हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है, लायबिलिटी, वो पैसा आपको देना ही देना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट, क्या अगर आप बैंक से 2 लाख रुपया लोन ले लेंगे तो क्या आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे? तो वो बैंक का पैसा आपके ऊपर है, तो उसको हम कर्ज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो पैसा आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपने बैंक से उधार लिया, ब्याज भी लगता है, वो सारा पैसा जोड़ करके हम लायबिलिटी में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लायबिलिटी होता है, उधार का मतलब लायबिलिटी ही समझिए। चलिए अगला दिया है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पूंजी के नाम से। और पूंजी लगाता कौन? मालिक लगाता है। कह रहा है कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। कोई ऐसा प्रोप्राइटर है जो अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख 7 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो कैपिटल लगाने का काम कौन करता है? प्रोप्राइटर करता है, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी, ठीक है, उसको हम स्वामी भी बोल सकते हैं, बिजनेस का स्वामी होता है। और कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ता है। जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा, और जब बिजनेस में हमारा लॉस होता है तो कैपिटल हमारा डिक्रीज होता है। जब लॉस होगा तो हम इंक्रीज कैसे बोल सकते हैं? लॉस होगा तो हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो इनकम होगा, हमारा लॉस होता है, वो हमारा डिक्रीज होता है, कैपिटल हमारा पूंजी घटता है। पूंजी तब बढ़ता है जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, पूंजी तब घटता है जब हमारे बिजनेस में लॉस होता है। अब चलिए इनकम क्या होता है? इनकम आय, आमदनी। बोलते हैं ना कि आज इतने रुपए का इनकम हमको हुआ है। तो इनकम में लिखा हुआ है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू क्या होता है, कोई बताएगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब भी आमदनी होता है। सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं किसका? इनकम का। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, ठीक है ना। इनकम बोलिए या फिर आप रेवेन्यू बोलिए। अरे इनकम का मतलब भी आमदनी होता है, रेवेन्यू का मतलब भी आमदनी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। रेवेन्यू का मतलब आमदनी, और कह रहा है कि एक्सपेंस का डिफरेंस मतलब आपने कमाया 10 रुपया, आपने कमाया 10 रुपया और खर्चा कर दिया 2 रुपया, तो शेष इनकम आपका कितना कहलाएगा? 8 रुपया। वही आपके बिजनेस का इनकम कहलाता है। उसको एक्सपेंस बोलेंगे, कहाँ इनकम बोल पाएंगे? उसको लॉस बोल सकते हैं ना। कमाया आपने 10 रुपया और खर्चा कर दिया आपने 12 रुपया, तो क्या बचा? 2 रुपया अपने जेबियों से चला गया ना, तो उसको हम इनकम बोलेंगे, उसको तो हम लॉस बोलेंगे ना। हाँ, इनकम का मतलब देखिए, इनकम का मतलब इनकम तभी हो सकता है जब एक्सपेंस से थोड़ा सा पैसा हमारा कम हो। जैसे मैंने 5 रुपया कमाया और 7 रुपया हमारा खर्च ही हो गया, तो कहाँ इनकम हो?
और 5 रुपया मैंने कमाया और मात्र 2 ही रुपया खर्चा हुआ, तो 3 रुपया बचा, वही 3 रुपया हमारी इनकम हो जाती है। ठीक है ना? वही बात है, इसमें कह रहा है कि बिजनेस की जितनी रेवेन्यू होती है और एक्सपेंस जो होता है उसकी डिफरेंस ही उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। मतलब कितना रुपया मैंने कमाया और कितना रुपया मैंने खर्चा कर दिया, अगर बचा तो इनकम और नहीं बचा तो एक्सपेंस है, खर्चा है, लॉस। ठीक है, अगला क्या दिया है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का भी मतलब होता है व्यय, खर्चा। देखिए एक्सपेंडिचर कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस, उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। एक्सपेंडिचर का मतलब एक प्रकार का खर्च होता है, और वो खर्च करता कौन? बिजनेस का मालिक। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे अगर मैंने जो है ऐसा बिजनेस कर लिया कि हमको खुद ही बैग तैयार करके और तब जाकर के हमको सेल करना, तो बैग के लिए कपड़ा लाएंगे, तो बैग के लिए कपड़ा लाएंगे तो कपड़ा फ्री मिल जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, एक्सपेंस होगा। उसके साथ साथ चैन खरीदना पड़ेगा, उसका भी खर्चा होगा, प्लस उसके साथ साथ उसका धागा खरीदना पड़ेगा, वो भी खर्चा होगा, प्लस क्या इतना सामान खरीदने बाद ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसको लेबर रखना पड़ेगा। बोलिए, और जब लेबर तैयार करेगा तो मान के चलिए कि किसी ने 100 पीस का ऑर्डर दे दिया कि भैया आप बैग का व्यवसाय किए हैं, हमारे वहां थोड़ा 100 बैग पहुंचवा दीजिए, तो आप अपना ही गाड़ी लेकर के उसके पास आप भिजवाने का काम करेंगे। तो इसमें जो भी खर्चे हो रहे हैं वही लिखा हुआ है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन, जो हम तैयार कर रहे हैं, वहां से लेकर के और गुड्स को सेल एंड सप्लाई करने तक जो खर्चा होता है उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर के नाम से बोलते हैं। एक्सपेंडिचर समझ में आ रहा है ना? मतलब जब तक हम वो पैसा खर्चा नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट हमारा तैयार नहीं होगा। जब तक प्रोडक्ट हमारा तैयार नहीं होगा तो हम सेल किसको करेंगे, और जब सेल ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे कह रहा है कि गुड्स उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, रॉ मटेरियल वही आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपने कपड़े खरीद के लेके आया, आपने बैग बनाने के लिए चैन लेके आया, आपने जो है उसका धागा लेके आया, वो सब रॉ मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। और कह रहा है सैलरी का पेमेंट, आपने वहां इंप्लाई रखा है, उसको आप पेमेंट दे रहे हैं, पैसे पेमेंट दे रहे हैं, आपके बिजनेस में काम कर रहा है तभी तो पेमेंट दे रहे हैं, तो उस पेमेंट को भी हम रखते हैं एक्सपेंडिचर में। उसको भी हम खर्चा बोलेंगे, लेकिन कौन सा है? तो एक्सपेंडिचर के नाम से बोलेंगे। अगला दिया है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस में मान के चलिए कि पेंसिल नहीं है, ऑफिस में कोई आपके रजिस्टर नहीं है, ऑफिस में और भी बहुत सारे जो यूज होते हैं सामान होते हैं वो आपके पास नहीं है, उसको आप खरीदने के लिए पैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा का सारा हमारा एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए यहीं तक शेष हम लोग कल प्रॉफिट से पढ़ा जाएगा। ठीक है।